अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करते हुए हम प्लेन मिरर का डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम देख रहे हैं टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, ये आपका प्लेन मिरर है। इसको लेट से हम एम मिरर हम बोल देते हैं। ओ यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओ से आपने अगर मिरर पर, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंसिडेंट रे निकल रही होंगी। लेकिन अगर हमें इमेज को ट्रेस करना है, क्या करना है इमेज को, तो हमें एट लीस्ट वी नीड इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्शन ऑफ। अब इमेज को डिफाइन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। वी नीड एटलीस्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि दो, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन हमें मिल जाए तो हम बोलेंगे कि जिस पॉइंट पर दो इंटरसेक्ट होंगी बाकी भी वही इंटरसेक्ट होंगी और एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा। तो जैसे कि हमने एक नॉर्मल इंसिडेंट अगर रे लेते हैं, तो नॉर्मल इंसिडेंट है तो जिस लाइन के अलोंग ये इंसिडेंट होगी उसी लाइन के अलोंग ये रिफ्लेक्टेड होगी। सो इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ। तो ये वापस यहीं आ जाएगी। तो इसके लाइन में हम एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बना सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे की ये लाइन है। दूसरा, आप कोई भी एक इंसिडेंट रे और लेते हैं, यहां पर ये नॉर्मल बनाया और ये जो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल बनेगा वही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएंगे। अब यहां पर आपको दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, एक रिफ्लेक्टेड रे एक रिफ्लेक्टेड ये। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंशन से आपको ये मिल जाएगी इमेज, यानी दो का इंटरसेक्शन। एक्चुअली में ये, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है, देख रहे हो आप, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो रही है। हमने बोला था जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पर ये मिरर के पीछे ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ये इन दोनों को एक्सटेंड करोगे तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या यहीं पर सारे इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और इंसिडेंट रे लेंगे, नॉर्मल डालेंगे, ये एंगल होगा और यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। इसको अगर आप एक्सटेंड करके देखेंगे तो दे विल हैव द सेम इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि ये आपकी इमेज बन जाएगी। अब इस इमेज में क्या क्या चीज देखी गई है, यहां पर ये देखो, ये अगर एक ट्राइंगल देखोगे और ये एक ट्राइंगल देखोगे, यहां पर ये दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। आपने ये देखा, ये इंसिडेंट एंगल है, ओके, और ये रिफ्लेक्टेड है। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल इंसिडेंट के बराबर है, यानी कि ये एंगल भी थीटा होगा। ये पूरा एंगल 90 है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। इसको 90 माइनस इंसिडेंट भी बोल सकते हैं और दिस इज 90 माइनस रिफ्लेक्टेड। तो आप इजीली देख सकते हो ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये 90 डिग्री पे और ये कॉमन साइड है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे तो ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। यानी कि मिरर से अगर देखें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से देखें इमेज का डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट image from the mirror is equal. Second is line joining the image and object is perpendicular to the reflecting surface. मान लो अगर हम ये लाइन ना लेते, हम दो रिफ्लेक्टेड रे लेते और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर करते, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट और इमेज को कनेक्ट करोगे तो ये लाइन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये याद रखें, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। द लाइन जॉइनिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये स्फेरिकल सरफेसेस के लिए भी वैलिड है ये लाइन।
line joining the image and the object will be perpendicular to the reflecting surface, और हम इसको बोल सकते हैं either it is a plane mirror और spherical mirror, दोनों के लिए ही वैलिड है। आगे हम spherical mirror पढ़ने वाले हैं, उसके लिए भी ये स्टेटमेंट वैलिड होगा। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर होंगे। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज के दोनों के साइज बराबर होंगे। अच्छा, यहां पर आप देखोगे ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज वर्चुअल है। अगर प्लेन मिरर की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगी, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो इमेज रियल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल आ रही है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है यानी कि इंसिडेंट रे कन्वर्ज कर रही है, इंसिडेंट रे कन्वर्ज कर रही है, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट होगा विच इज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी इमेज रियल बन जाएगी। तो यानी कि रियल का वर्चुअल आएगा और वर्चुअल का रियल आएगा। सो दीज आर द टेक अवे पॉइंट्स ऑफ प्लेन मिरर। अब बात करते हैं अगर प्लेन मिरर इंक्लाइन है। अगर प्लेन मिरर इंक्लाइन है तो जैसे आप ये देखेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ, ऑब्जेक्ट है ओ, और यहां पर ये मिरर है आपका एम, और ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के एक पॉइंट से कनेक्ट करें तो ये एंगल अल्फा बन रहा है। तो एंगल अल्फा बन रहा है, हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस इमेज, इसको परपेंडिकुलर डालेंगे, नॉर्मल की इंसिडेंट होगी वापस आएगी, तो इमेज कहीं यहां बनेगी। इमेज ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं तो हम ये अगर देखेंगे कि ये साइड परपेंडिकुलर है, अगर यहां से अगर हम इमेज को कनेक्ट करें तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, तो यहां से ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर होंगे। तो आपको देखेंगे ये दोनों इंक्लाइंड एंगल, एक पॉइंट से अगर इंक्लाइंड एंगल देखें दोनों के लिए, एनी पॉइंट ऑन द मिरर, ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ये मिरर पर होना चाहिए, तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, और इस पॉइंट से अगर इमेज का, ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस लेंगे तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे। ऐसे करके हमने ये देखना है। आप इमेज ट्रेसिंग अगर इसमें करना चाहते हैं तो आप कोई भी लाइन ले सकते हैं, जैसे कि सपोज करो यहां से हमने इंसिडेंट लाइन ली और यहां पर एक रिफ्लेक्टेड लाइन विल बी लाइक दिस, रिफ्लेक्टेड लाइन विल गो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनली, और यहाँ पर आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इमेज ट्रेसिंग नहीं करना है, बट हमने ये देखना है कि अगर एक पॉइंट किसी मिरर पर एक पॉइंट लेते हैं तो वहां से जितना एंगल ऑब्जेक्ट का इंक्लाइन होगा उतना ही एंगल आपका इमेज का भी इंक्लाइन होगा। फिर इसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि सपोज करो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपको वाई एक्सिस दे रखी है, और ये आपको मिरर दे रखा है which is inclined at 45 degree from the x-axis. Your ऑब्जेक्ट कहां पर लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है d,0, तो आपकी इसको इमेज ट्रेस करनी है। इमेज ट्रेस करनी है तो आपने ये देखा, और ओरिजिन इज द पॉइंट ऑन द मिरर, ओरिजिन कहां पर लाई कर रहा है, मिरर पर लाई कर रहा है। तो आप ये देखेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालें, एक परपेंडिकुलर लाइन डालें तो इस लाइन के अलोंग आपकी इमेज आने वाली है। दूसरा आप देखेंगे कि यहां से जितना एंगल ऑब्जेक्ट का बनेगा उतना ही एंगल यहां से इमेज का भी बनेगा, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा, यानी कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन आपको इमेज देगा, ये पॉइंट आपका इमेज होगा। सेकेंड पॉइंट, यहां से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा इस पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, और इसका कोऑर्डिनेट आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस 0 0 डी हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट था आपका 0 d,0, और इमेज का कोऑर्डिनेट आपका 0 डी हो गया है। अगर ये 45 पर इंक्लाइंड है तो यानी कि इसमें आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कुछ x नॉट
कॉमा वाई नॉट आता है तो आपका इमेज का कोऑर्डिनेट आपका वाई नॉट कॉमा एक्स नॉट होगा, यानी कि एक्स वाई यहां पर एक्स बन जाएगा और एक्स यहां पर वाई बन जाएगा। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ इसके लिए आएगी जिसमें 45 डिग्री इंक्लाइन है, यानी कि इस तरह से इंक्लाइन है। यहां पर अगर कोई पॉइंट आप लेते हो, लेट से 4,1, तो इसकी इमेज यहां पर बनेगी और वो होगी 1,4 पर। इस तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहां पर हमने इंक्लिनेशन 30 डिग्री लिया हुआ है, ये आपका मिरर है, इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अगेन आपका ऑब्जेक्ट कहां लाई कर रहा है, d,0 पर। तो उसके लिए आप देखेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी इंक्लाइंड एट 30 डिग्री ओनली, क्योंकि यहां पर इंक्लिनेशन कितना है, ये 30 डिग्री है, तो इमेज का ये लाइन भी 30 डिग्री होगा। ओके, ये 30 डिग्री होगा, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर होगी, ये पॉइंट आपका इमेज होगा। सेकेंड आप देखेंगे यहां पर आपको एंगल मिल गया है, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा टोटल। ये डिस्टेंस अगर ओरिजिन से डी है, ये डिस्टेंस भी आपको डी मिलने वाला है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इमेज के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे, इमेज के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो, इमेज के कोऑर्डिनेट डी कॉस 60 कॉमा डी साइन 60। इमेज के कोऑर्डिनेट डी कॉस 60 यानी कि d/2 और दूसरा d√3/2, ये आपके इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो आपने किसकी हेल्प से निकाला, इस डिस्टेंस और एंगल की हेल्प से ये निकाला। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि अगर देयर इज अ मैन हु इज लुकिंग इनटू द मिरर, एक बंदा मिरर के अंदर देखता है, तो यहां पर मिनिमम साइज और मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर which is required so that he can see his whole body, यानी कि इसको होल लेंथ आप देख सकते हैं, यानी कि अपना पूरी इमेज देख सकता है, होल इमेज को he can view, whole image can be viewed। अब इसमें सपोज करो ये मैन का हेड है और ये फीट है और ये आई लेवल है। अब क्या चाहते हैं कि अगर कोई रे फीट से रिफ्लेक्ट होके आईज में आ रही है, यानी कि ये रे अगर फीट से रिफ्लेक्ट होके आईज के अंदर आ रही है, देखो ये मिरर होगा, ये फीट है, तो ये फीट की मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और ये आईज के अंदर आएगी। तो ये बंदा अपनी आंखों से इसकी फीट की इमेज देख पाएगा, फीट यहाँ इमेज बन जाएगी, आप बहुत इजीली इसको देख सकते हैं, इसकी इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी, फीट की इमेज, यानी कि ये फीट को देख सकता है। अगर वो फीट को देख सकता है तो बाकी पॉइंट्स को भी देख सकता है, बाकी पॉइंट्स को भी आप देखेंगे तो बाकी पॉइंट्स देख सकता है। यानी कि अगर हम टॉप यानी कि हेड को निकाल लें और फीट को निकाल लें, तो ये देखो इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होके जो आ रही है वो फीट से रे आ रही है। दूसरा हम देखते हैं कि अगर हेड को देखना है तो कुछ इस तरह से रे रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी आईज के अंदर। तो हेड की यहां आप देख सकते हो इस लाइन के अलोंग एक इमेज बन जाएगी यहां पर हेड की, ठीक है, यहां पर फीट की बन चुकी है। यानी कि इससे ऊपर वाला ये मिरर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आई से जो रे आएगी वो रिफ्लेक्ट होके मिरर की ऊपर वाली चीजें दिखा रही होगी। बाकी इससे नीचे वाला मिरर आप देखोगे तो इससे जो भी रे आएगी वो रिफ्लेक्ट होके फीट के नीचे वाला पोर्शन दिखा रही होगी। हमें सिर्फ हेड और फीट देखना है तो हमें सिर्फ इतना मिरर रिक्वायर्ड होगा, ये मिरर हमें रिक्वायरमेंट है।
ये मिरर रिक्वायर होगा। अगर ये मिरर हमारे अवेलेबल है तो यानी कि आप देखो इतना मिरर, अगर यहाँ से कोई रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके वहां यहाँ आ रही होगी। आइस से तो डायरेक्ट आइस को देख पाएगा, इस पॉइंट को देखना है तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि इस लेंथ में पूरा वो अपना इमेज देख सकता है। अब इस लेंथ को कैसे निकालें? सपोज करो इसको हम y मान लेते हैं, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपको कैसे दिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिखेंगे। यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल हैं और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितना होगा? y होगा। इसको अगर x मान लेते हैं तो ये भी x होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एंगल होंगे इक्वल और ये 90 डिग्री। ओके, तो आप ये देखेंगे कि ये एंगल इक्वल है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी इतना ही होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ओके, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब इस ट्राइंगल को भी देखोगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ x बराबर होगी, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। और इस लेंथ को आप देखोगे, यहां से पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये y हो जाएगी, y हो जाएगी। यहां पर आपने टोटल हाइट ऑफ द मैन अगर आप देखेंगे, हाइट ऑफ मैन इज y प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2 टाइम्स y प्लस एक्स, इतनी हाइट होगी। और मिरर कितना चाहिए आपको? मिरर रिक्वायर्ड इज y प्लस एक्स। तो आप देखेंगे मिरर रिक्वायर्ड इज हाफ ऑफ द हाइट। हाइट का कितना है? हाफ चाहिए। तो कभी भी मिरर आपको कितना चाहिए होगा? मिनिमम। और उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? उसकी पोजीशन आपकी आई लेवल से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, सो दैट ही कैन सी हिज हेड। ओके, इसकी आई लेवल से, यानी कि जितनी इसकी हाइट है, आई लेवल से जितनी भी हाइट है उसका हाफ हाइट पर लोकेटेड होना चाहिए। अगर यही हाफ लेंथ का मिरर की पोजीशन आप चेंज कर दोगे तो वो अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर। बच्चों हमने देखा ये मिरर है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर और इमेज को अगर कनेक्ट करें तो यहां पर ये आपकी परपेंडिकुलर होगा। प्लेन मिरर, सॉरी, ऑब्जेक्ट और इमेज को कनेक्ट करें तो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगा। आप ये देख सकते हैं। सपोज करो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v टुवर्ड्स द मिरर। तो हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस x है, कहां से? मिरर से, तो ये भी डिस्टेंस x होगा। ओके, बट इसमें डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है, क्योंकि जब हम वेलोसिटी निकालने वाले हैं तो हमें डायरेक्शन भी मैटर करेगा। तो मैं बोल सकता हूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज सम प्लस एक्स, यानी कि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है। वैसे माइनस एक्स भी ले सकते थे, डजंट मैटर। एंड पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर से अगर उसका पोजीशन प्लस है तो ये माइनस एक्स होगा, यानी कि एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होगा। तो हम विद रिस्पेक्ट टू कहाँ मान रहे हैं? मिरर मान रहे हैं। जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम मिरर से। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज v, तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस। आप सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो पोजीशन का रिलेशन होगा वही इमेज का भी रिलेशन होगा। अब इसमें अगर आपको ये दे रखा है कि ये प्लस वी यानी कि प्लस वी है तो ये माइनस वी होगी, तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इमेज की वेलोसिटी आप देख सकते हो, इट विल बी टुवर्ड्स द मिरर विद वेलोसिटी v। और आप वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओ देखोगे तो वो 2v हो जाएगी। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी कहीं इंक्लाइन पर है, दूसरे केस में ये वेलोसिटी हमने क्या किया है, ये कुछ इंक्लिनेशन पे है, ओके। और ये आपका मिरर है। मिरर की वेलोसिटी आप इधर मान सकते हो, तो फॉर सिंप्लिसिटी वी विल यूज दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप, सिंपली, ओके। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर is minus v into I cap, और velocity of object 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो आप इसको x और y एक्सिस में देखेंगे, इसको कंपोनेंट लेंगे, दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई, और ये v रूट 2 दे रखी है, तो आपके पास ये वी आई प्लस वी जे हो जाएगी। अब जो देखो, अगर ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होती है तो वो ऑब्जेक्ट की हाइट एज इट इज दिखती है। यानी कि ऑब्जेक्ट का अगर यहाँ पर a है और ये b है, तो यहाँ पर ये इमेज का a प्राइम और ये b प्राइम होगा, यानी कि अपराइट रहता है आपका, यानी कि एज इट प्लेन मिरर में एज इट इज रहता है। अब यहाँ पर जितनी ये इंक्रीमेंट होगा, यानी कि dy बाई dt ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू dy प्राइम बाई dt, ये किसका है, इमेज का है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। x डायरेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, x डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बहुत इजी है, वेक्टर फॉर्म। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या है, वी आई प्लस वी जे, और इसको माइनस करेंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो हमने ये सिर्फ x डायरेक्शन का, हमने सिर्फ x डायरेक्शन का लेना है, ओके। हम यहाँ पर ये सिर्फ x डायरेक्शन का कंसीडर करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वी आई माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज माइनस वी आई, तो हम इसको बोल सकते हैं माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और वेलोसिटी ऑफ मिरर अगेन माइनस वी आई हो जाएगी। यहां पर आप देखेंगे दिस इज वी आई प्लस टू वी इंटू आई कैप इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वी आई कैप, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव वी आई, दिस इज माइनस टाइम्स वी आई माइनस वी आई एंड दिस इज टू वी आई। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वी आई विल बी माइनस थ्री वी इंटू आई कैप, ये आ जाएगा। यानी कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, 3v इन माइनस आई डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में तो एज इट इज होगी, ये v होगी क्योंकि ये कंपोनेंट भी v आ रहा है।
तो इमेज की वेलोसिटी आप देख सकते हो, दिस इज 3v टुवर्ड्स द मिरर एंड वाई डायरेक्शन में क्या रहेगी, v रहेगी। तो इस तरह से हम वेलोसिटीज भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर दो मिरर आपको दे रखे हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर, यानी कि आपको दो मिरर दे रखे हैं और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया और ये मिरर है M1 और M2, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। तो आज इमेज ट्रेसिंग करेंगे। लेट से दिस इज D1, ये डिस्टेंस 1 है, और दिस इज D2, ये डिस्टेंस 2 है। अब यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक इमेज 1 बनाएंगे जो मिरर 1 के होगी। ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहाँ पर बनेगी थ्रू मिरर 1, तो ये कितनी बनेगी, इसको बोलेंगे I1। ओके, ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहाँ पर बनेगी जो डिस्टेंस D2 पर होगी मिरर से, और इसको बोलेंगे I2। तो ये D1 डिस्टेंस पर। ओके, अब क्या होगा कि ये इमेज इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ जाएगा और फिर वापस रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इमेज से जाते हुए आपको दिखेगा। मैं हमको थोड़ा सा बना देते हैं। यानी कि इस मिरर को ये I1 कैसे दिखेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। वर्चुअल नहीं, रियल ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि यहां से डाइवर्ज होती हुई रे दिखाई देंगी। तो अब या इस मिरर से आप देखोगे ये पूरा डिस्टेंस कितना है, D2 प्लस 2D1। तो यहाँ पर I1 की मिरर एक इमेज बन जाएगी, I1 की इधर इमेज बन जाएगी जिसको हम I12 बोल सकते हैं। ऐसे ही I2 की मिरर मिरर 1 में इमेज बनेगी इधर, जिसको I21 बोल सकते हैं। ऐसे ही मिरर एक हर इमेज की दूसरे में बनेगी। देखो इसकी ये इमेज आई है 2 की, मिरर 2 से ये इमेज आई है, तो ये मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ऐसे इमेज बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। ओके, अब इसमें आपको अगर स्पेसिफिक इमेज बतानी है तो हमें पूछना पड़ेगा। देखो, एक फर्स्ट रिफ्लेक्शन से ये बनेगी, मिरर 2 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन से ये बनेगी। अगर मिरर 2 में आपने मिरर 1 की इमेज का इमेज बनानी है तो वो डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। दिस डिस्टेंस विल बी D2 प्लस 2D1। तो आप देखोगे ये 2D1 डिस्टेंस दूर होंगी ये दो चीज। ओके, तो ये डिस्टेंस 2D1, क्योंकि ये 2D1 यहाँ पर देखो, एक इमेज इसकी यहाँ बनेगी और ये डिस्टेंस कितना है, 2D1 एक्स्ट्रा है, तो 2D1 और पीछे चला है। ऐसे इनफाइनाइट इमेज बनेंगी, और अगर स्पेसिफिक कोई इमेज पूछी है तो उस क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन सी इमेज हमें बनानी है। बात आती है कि अगर आपके मिरर्स इंक्लाइन है, मिरर्स इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर एंगल है, और यहाँ पर एक इमेज आपने इनसिमेट्रिकल रखी, असिमेट्रिकल रखी है। यहाँ लेट से दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। दिस इज लेट से मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक इमेज जो बनने वाली है, यहाँ पर ये y पर बनने वाली है मिरर। तो हम इसकी इमेज को बोलेंगे दिस इज I1। I1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये मिरर 1 के अंदर बनी है और ये डिस्टेंस y आप देख सकते हो। मिरर 2 के अंदर जो इमेज बनेगी दैट इज, इसको बोलेंगे हम I2। ओके, अब I2 की इमेज, I2 की इमेज मिरर 1 के अंदर दिखेगी। अब ये कहोगे यहाँ तो मिरर है नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ना, तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी। तो ये I2 की
यहां पर एक इमेज बनेगी जिसको आप I21 भी बोल सकते हो। और अब आपने देखा कि ये I1 मिल रही है, हम M2 को अगर एक्सटेंड कर दें तो I1 की एक इमेज बनेगी जिसको I12 बोलेंगे, और ये दोनों कोइंसाइड करेंगी क्योंकि ये x डिस्टेंस है और ये x डिस्टेंस है और ये भी y है और ये भी y है। तो I21 और I12 दोनों कोइंसाइड करेंगी। तो ये इस तरह से आपको कितनी इमेज मिल गई, एक I1 मिली और एक I2 मिली और एक आपको I21 या I12 बोल सकते। तो नंबर ऑफ 3 इमेजेस will be will form 3 इमेज बनेंगी। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि अगर दो मिरर इंक्लाइंड है एंड दे आर इंक्लाइंड एट थीटा, मिरर्स इंक्लाइंड एट एनी एंगल थीटा, और इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की अब दो सिचुएशन हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर, दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है। तो ये दोनों केस कंसीडर करेंगे। तो बच्चों जैसे ये देख रहे हो आप कि ऑब्जेक्ट 1 रखा, अगर ये लेट से सिमेट्रिकल है तो यहां से इसके परपेंडिकुलर यहां पर ये, इसको हम M1 बोल देते हैं और इसको मिरर 2 बोल देते हैं। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट 1 बनाया, ये एंगल θ/2 हो जाएगा और ये एंगल भी θ/2 हो जाएगा। लेट से ये एंगल बाइसेक्टर पर कंसीडर किया है तो ये इमेज 1 बनेगी। और इस पॉइंट से क्या होगा, इस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, ये परपेंडिकुलर बनेगी। दूसरा आप देखेंगे कि मिरर 1 में इसको हम I2 बोल देंगे, क्यों, क्योंकि ये मिरर 2 में बनी है। दूसरा हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां पर एंगल θ/2 ड्रॉ करेंगे, तो ये देखोगे आप ये दोनों साइड बराबर है। तो आप देखोगे I1 I2 की दोनों की डिस्टेंस इस पॉइंट से बराबर है। तो इस तरह से ही I1 एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी M2 के लिए, और एक डिस्टेंस यहां ऑब्जेक्ट बन जाएगी, एक इमेज यहां बन जाएगी विच विल बी ऑल्सो एट द सेम डिस्टेंस। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप देखोगे, ये M2 के लिए परपेंडिकुलर होगी, सेम डिस्टेंस पे होगी, क्योंकि यहां पर I1 एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा और M2 के अंदर ये इमेज बनेगी I21। दूसरा I21 एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी तो M1 को आप बढ़ा दो और यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, इस तरह से आपको इमेज और बनती जाएगी। दूसरा M1 के अंदर I2 की भी एक इमेज बनेगी, वो ये इमेज होगी। ठीक है, तो ऐसे इस सर्कल पर लाई करेंगे, ऑल इमेजेस विल बी एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है मिरर्स का, ये सभी इमेज सेम डिस्टेंस पर लाई करेंगे एंड दे विल लाई ऑन ए सर्कल, ये ध्यान रखना है। अब इसमें बच्चों एक कंडीशन आती है कि अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है और एंगल कितना है, थीटा है, तो अगर आपका ये थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू इंक्लाइन प्लेन, इसको देखना कि अगर 360 बाई थीटा आपका एक इवन इंटीजर आ जाता है, हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि ये सिर्फ इंटीजर है, एक इवन इंटीजर आ जाता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 360 बाई थीटा, जितना भी नंबर आया उसमें से एक कम माइनस कर देंगे, तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस दे देगा फॉर्मूला। दूसरा 360 बाई थीटा आपका ऑड आ जाता है, तब भी नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, 360 माइनस 360 बाई थीटा -1, जो भी नंबर आता है उसमें से -1 कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक एंगल बाइसेक्टर पर है। कहां पर है, एंगल बाइसेक्टर।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लास्ट इमेज ऐसे रोटेट होते होते इमेज की इमेज लेते हुए आपकी एक इमेज यहीं पर कोइंसाइड कर जाएगी। इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? 360 माइनस थीटा, क्योंकि लास्ट इमेज विल कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट ओनली। अब हम ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको इमेज कंसीडर नहीं करते हैं और उसको 360 बाई थीटा माइनस 1 बोल देते हैं। लेकिन सेकंड सिनेरियो में अगर वो एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, तो देखो इवन के लिए तो वो सेम फॉर्मूला आएगा, 360 माइनस 360 बाई थीटा माइनस 1, अगर ये इवन है तो। लेकिन ऑड के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ऑड, अगर 360 बाई थीटा एक ऑड इंटीजर है तो हम इसको बोलेंगे दिस इज 360 बाई थीटा, यही आंसर आएगा। तो आप इसमें से चार में से तीन सिनेरियो में तो देख सकते हो 360 बाई थीटा माइनस 1 आ रहा है। बट एक केस में जो कि ऑड है और एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, यानी कि विच इज 360 बाई थीटा इज ऑड एंड नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, उस केस में आपको 360 बाई थीटा लेना है। एक और केस आएगा कि भाई 360 बाई थीटा आपका इंटीजर ही नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस आप निकालोगे सिर्फ 360 बाई थीटा को, आपका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा, यानी कि उससे पहला वाला इंटीजर होगा, लेट से 7.1 आ रहा है तो 7 ग्रेटेस्ट, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, कि उसका नियरेस्ट इंटीजर जो होगा वो होगा। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल में लिया थीटा को 50 ले लो, तो 360 बाई 50 आप देखोगे 7.2 आएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस आप डायरेक्टली लिख दोगे कि 7 आएंगे। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या कंसीडर किया है? फर्स्ट एग्जांपल में हमने कंसीडर किया है कि ये आपका मिरर 1 है और मिरर 2 है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का मिरर 2 से एंगल 10 डिग्री है और ऑब्जेक्ट एंगल बिटवीन टू मिरर्स थीटा इज 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है तो हम 360 बाई थीटा देखेंगे, 360 बाई 30, तो ये आपका आ जाएगा 12 विच इज इवन। इवन आ गया है। एंगल बाइसेक्टर पर है या नहीं है डजेंट मैटर, आंसर होगा 11 नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं है। दूसरे में एग्जांपल में दे रखा है कि आपका M1 और M2 के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, 360 बाई 60, अगेन 6 आ गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस 5, डायरेक्ट लिख दोगे 360 बाई थीटा माइनस 1। यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर पे है, देन ऑल्सो, तो आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि ये नॉन इंटीजर है या फिर ऑड होने के बाद, ऑड होने के बाद क्या हो रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है। दोनों केस अगर होंगे तब हम 360 बाई थीटा वाला आंसर। वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें क्या है? इसमें बच्चों हमें दिया हुआ है E1, E1 यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट, इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये इंसिडेंट रे है। और एन कैप आपको दिया हुआ है नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर। ओके, और E2 इज यूनिट वेक्टर along रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड लेके along यूनिट वेक्टर है आपका E2। अब आपको निकालना है E2 इन टर्म्स ऑफ E1, E1 कैप एन, N1 कैप, इसमें निकालना।
तो बच्चों इसको कैसे निकालते हैं? देखो ये नॉर्मल है, ये इवन है, तो इनके बीच में इंसिडेंट एंगल होगा थीटा। रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में भी एंगल होगा थीटा। आप ये देख सकते हैं। तो सपोज करो हम मिरर के अलोंग कोई भी एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं E3, मान लेते हैं। ओके, E3 मान लेते हैं यूनिट वेक्टर। E3 अगर हम मान लेते हैं किसके अलोंग? मिरर के अलोंग। तो आप देखो ये E1 का डायरेक्शन ये होगा, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो आप E1 को इन टर्म्स ऑफ E3 एंड एन कैप लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन माइनस एन कैप हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि E1 कैन बी रिटन एज, E1 कैप कैन बी रिटन एज cos थीटा, यानी कि cos थीटा इंटू माइनस एन कैप, N1 कैप, और साइन थीटा, यहां पर इसको देख, इसके अलोंग इसका कंपोनेंट आएगा cos थीटा, इसके अलोंग साइन थीटा। तो आप इसमें लिख सकते हो साइन थीटा इंटू E3 कैप। और आप E2 को क्या लिख सकते हो? E2 को कैसे लिख सकते हो? E2 को आप लिख सकते हो cos थीटा एन कैप, cos थीटा एन कैप, और इसमें आपको साइन थीटा E3 कैप, ये लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करोगे आप? यहां पर लेट से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो आपके पास ये चीज कॉमन है, ये अज्यूम की है, तो आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, इसको आप एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी E2 कैप माइनस E1 कैप इक्वल्स टू E2 कैप माइनस cos थीटा एन कैप माइनस cos थीटा एन कैप। यानी कि आपके पास जो आने वाला है, हमने क्या किया है? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 किया है। E1 आपका माइनस एन कैप में आया था। ओके, E2 माइनस E1 में आपका 2 cos थीटा एन कैप आ जाएगा। 2 cos थीटा एन कैप, ये आपके पास E2 आ गया है। अब आपके पास E2 कैप माइनस E1 कैप। अब आप इसको देखोगे तो E2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? दिस इज E1 प्लस 2 cos थीटा एन कैप, ये आ गई है। अब हम क्या करेंगे? इसको cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा को बच्चों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, cos थीटा को हम लिख सकते हैं। cos थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? cos थीटा को आप देखोगे, cos थीटा क्या है? माइनस एन कैप और ई कैप, इन दोनों के बीच में एंगल, क्योंकि एन कैप तो ऊपर की तरफ है और ई कैप, इवन कैप इधर है, तो हमें माइनस एन कैप और ई कैप के बीच में जो एंगल है वो cos थीटा थीटा है। तो cos थीटा को लिख सकते हैं हम माइनस एन कैप डॉट ई कैप, ये लिख सकते हैं। इसको आप यहां पर रिप्लेस करेंगे, इट इज E1 कैप प्लस 2, cos थीटा को आपने माइनस एन कैप डॉट ई कैप, और ये एन कैप है। फाइनली आपके पास आ जाएगा ई कैप माइनस माइनस बाहर आ जाएगा 2, आप ई कैप डॉट एन कैप भी लिख सकते हो, इंटू एन कैप। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर आ जाएगा विद इन टर्म्स ऑफ E1, E1, दिस इज E1, ओके, E1 के टर्म्स में और एन कैप के टर्म्स में आपका आ गया है आंसर। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इंसिडेंट is along this vector and normal is along this vector, और आपको रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप E1 कैप जो निकालोगे, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, तो आपके पास आएगा I प्लस जे
माइनस k बाई √3 और n कैप निकालोगे आपके पास i प्लस जे बाई √2 ये आने वाला है। तो आप इस पे सीधा फॉर्मूला लगाओगे, रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स टू E1 कैप माइनस 2 टाइम्स E1 कैप डॉट n कैप इंटू n कैप। E1 कैप को आप क्या लिखोगे, पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया इनको, ये आपका √3 से डिवाइड करोगे और ये माइनस 2 टाइम्स आप क्या करोगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई क्या आएगा, I1 JJ1 ये आ गया और नीचे आएगा √3 इंटू √2 और n कैप को हम अगेन क्या लिखेंगे, I प्लस जे ओवर √2। तो आप देखेंगे ये √2 मिलके इस 2 से कैंसिल हो जाएंगे। अगेन आपके पास I प्लस जे माइनस k अपॉन √3 माइनस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 I प्लस जे ओवर √3। यानी कि देखने की बात है, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा। तो यहां पर -2i, तो ये आपके पास -i माइनस जे माइनस के ये आ गया है, क्योंकि डॉट हमने किया है -i माइनस जे माइनस के और ये √3, ये आपका E2 कैप आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल। बच्चों प्लेन मिरर के बाद आता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। अब यहां पर कर्व्ड सरफेस में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस में हम कुछ ऐसा ग्लास लेते हैं और इस ग्लास को अगर ऐसे कट करें तो ये वाला पोर्शन आता है। ये वाला पोर्शन को अगर आप बाहर वाले साइड से पॉलिश कर देते हो तो ये आपका अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जब अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, और बच्चों अगर आपने ऐसे कट किया और अंदर की साइड से आपने पॉलिश कर दिया है और बाहर वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखेंगे, तो अगर अंदर वाला है तो कॉनकेव बोलेंगे और बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको बोलते हैं कि ये बल्ज इन है और ये बल्ज आउट है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ और ये अंदर की तरफ धसा हुआ है, ऐसे देखें। तो कॉनकेव में ये केव जैसी बनी हुई है अंदर की तरफ, ऐसे देख सकते हो। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये जो साइज होता है, मिरर का, इसको बोलते हैं अपर्चर। ओके, और जो अपर्चर का मिड पॉइंट होता है पी, पी का मतलब होता है पोल। ओके, जो मिरर अपर्चर का मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पी। ठीक है, पोल, पी स्टैंड्स फॉर पोल। दूसरा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों आपको पता होगा कि अगर जिस स्फीयर में से, ग्लास स्फीयर में से हमने ये कट किया है तो उसका सेंटर क्या होगा। यानी कि ये जो कर्वेचर ले रहे हैं, अगर इसको सर्कल बना रहे हैं या स्फीयर बनाए तो इसका सेंटर क्या होना चाहिए, तो ये होगा आपका, इसको बोलेंगे सी। और सी और पी के बीच में डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी
उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यानी कि ये डिस्टेंस आपका आर हो जाएगा जो पोल से लेके सेंटर तक है। ओके, और जो लाइन सी और पी को कनेक्ट करती हुई सीपी वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो बच्चों हमने क्या डिफाइन किया, पोल बताया, पोल कहाँ है, अपर्चर के मिड पॉइंट पे। जितनी भी ये साइज है ये मिरर का, इसको अपर्चर बोलते हैं, इसका मिड पॉइंट पोल हो गया। बाकी ये कर्वेचर जिसका ये पार्ट है उसका सेंटर जो होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इन दोनों को कनेक्ट करती हुई जो लाइन होगी उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन। अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई भी पैरेलल लाइन आती है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से कट करती है उसको बोलते हैं फोकस। उसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये पैरेलल लाइन जब भी आएंगी यानी कि हम एक और पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं और ये भी कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। एफ को हम बोलेंगे फोकस। इसको इसके ऊपर हम कुछ डेरिवेशन निकालेंगे कि फोकस कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब ये फोकस से क्रॉस करेंगे, इसको भी हम देखेंगे कि फोकस की लेंथ क्या होगी। उससे पहले हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन बच्चों क्या होता है कि साइन कन्वेंशन आर वेरी इजी। पोल को हम मानते हैं ऑरिजिन, पोल को क्या मानते हैं, ऑरिजिन। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हमारी एक्स एक्सिस होती है। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये हमने एक्स एक्सिस ले ली, ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाता है। तो यहां पर पोल को अगर ओरिजिन मानोगे तो जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो यहां से मेजर करेंगे, यानी कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। पोल हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं। तो हम देखो ये राइट में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी कि राइट में कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, राइट में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा। लेफ्ट में कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा। और वाई एक्सिस में यानी कि आप देख सकते हो ऊपर वाले पोर्शन में अगर हाइट आप देखोगे तो ये पॉजिटिव होगी और नीचे हाइट की बात करोगे तो ये नेगेटिव होगी। तो सिंपली ये करना है आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है। जो भी राइट में होगा ओरिजिन आपको पोल पर ले लेना है। जो भी राइट में होगा वो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा। जो भी नेगेटिव में यानी कि नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं ले रहे होते हैं, एक्चुअली हम पोजीशन या कोऑर्डिनेट ले रहे होते हैं तो वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। और ये किसके लिए, केसेस कॉनकेव मिरर के। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि अगर कॉनकेव मिरर होगा तो ये पैरेलल लाइन आएगी और रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से। तो फोकस आपने देखा पोल से लेफ्ट में, फोकस कैसा है, पोल से लेफ्ट में। तो इसीलिए ये जो पोजीशन ऑफ फोकल लेंथ है ये नेगेटिव होगी, तो इसलिए बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ, अब लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी कि आपने पोजीशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू पोल, पोल के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन कहाँ है। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे। तो अभी आप देखो ये लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव आएगी, ठीक है, नेक लेफ्ट में होगी। वाइल अगर हम कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर करें तो ये कुछ ऐसा होगा और यहां पर भी ये इंसिडेंट रे है, इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया। तो आप ये देखेंगे इंसिडेंट रे आएगी और ये कुछ रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाती है। तो आप देखते हो कि ये रिफ्लेक्ट कहां से होके जा रही है, यहां से जा रही है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगी उसको फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को यहां कट कर रहे हैं फोकस बोलते हैं। और ओरिजिन से हम इसका डिस्टेंस देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी पोजीशन राइट में है।
तो कॉन्वेक्स मिरर जो होगी उसकी फोकल लेंथ अगर हम बात करें, फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होगी? पॉजिटिव होगी क्योंकि ये राइट में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपने कॉनकेव मिरर लिया हुआ है और यहाँ पर एक पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट कर रही है उस पॉइंट को बोल रहे हैं हम फोकस। तो चूंकि बच्चों सी क्या है, सेंटर है और ये कर्वेचर है, अगर सेंटर से कोई भी कर्वेचर पर लाइन डालते हैं तो ये कर्वेचर का नॉर्मल बनती है, ये बताया था आपको। तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, जो प्लेन मिरर में हमारा नॉर्मल बनना था वो नॉर्मल बन रही है। तो ये प्लेन मिरर यानी कि कर्वेचर, इस पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट डाल दिया, ये टेंजेंट डाल देते हैं, तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो आप ये देखोगे ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों बराबर होंगे। इंसिडेंट इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड, ये आपकी इंसिडेंट रे है और दिस इज योर रिफ्लेक्टेड। अब आप देखोगे ये पैरेलल है तो ये आपकी ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइन दोनों पैरेलल है। फिर आप ये ट्राइंगल देखेंगे, इस ट्राइंगल में ये आप देखोगे ये आपका टू थीटा एंगल बन जाएगा। ओके, टू थीटा एंगल बन जाएगा। तो अब यहां पर ये बोलते हैं कि पैरेक्सियल रेज, पहले ये जान लेते हैं पैरेक्सियल रेज क्या होगी, क्योंकि हमारा जितना भी डिस्कशन होगा वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज पे होगा। दे आर वेरी वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पास में ही है, पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये अपर्चर बहुत छोटा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पास में ही बात हो रही है। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा जूम करके बताया है कि ताकि ये हम डायग्राम अच्छे से बना सके, बट दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द, यानी कि ये रे बहुत यहां पर आएगी, ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी, आप ऐसे देख सकते हो। इसको दो तरीके से एक रिलेशन निकाल सकते हो। आप देखोगे बच्चों, ये एंगल थीटा, ये एंगल, ये आइसोलेशन ट्राइंगल बन जाएगा, ये दोनों साइड बराबर होंगी, है ना। इस पॉइंट को लेट से हम कुछ ए पॉइंट बोल देते हैं, तो आप देखोगे सी एफ इक्वल्स टू एफ ए, और एफ ए इज नियरली इक्वल्स टू एफ पी, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही क्लोज है, ए वाला पॉइंट बहुत ही क्लोज है, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, तो एफ ए एफ पी बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि सी एफ इक्वल्स टू एफ ए एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ पी हो गया, सी एफ इक्वल्स टू एफ पी हो गया, और सी पी को मैं लिख सकता हूं सी एफ प्लस एफ पी, और ये दोनों बराबर हैं तो ट्वाइस ऑफ एफ पी लिखा जा सकता है, यानी कि सीपी क्या है, ट्वाइस ऑफ एफ पी। अब ये देखो ये दोनों बराबर हो गए और ये बराबर हैं, तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये दोनों बराबर हैं तो एफ मिड पॉइंट हो गया, ये तो ये पूरी सीपी इज ट्वाइस ऑफ एफ पी, इजिली एफ इज द मिड पॉइंट। सीपी क्या है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ पी क्या है, आपकी फोकल लेंथ, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से सिंपली आपको एफ इक्वल टू आर बाई टू आ जाए। ओके, सिंपली एफ इक्वल टू आर बाई टू होगा, पॉजिटिव होगा कॉनकेव के केस में और नेगेटिव होगा कॉन्वेक्स के केस में।